हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम का यूपी जूनियर सुपर टेट का सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 2। इसका पार्ट 2 करेंगे क्योंकि पार्ट 1 हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 51 से 100 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे 101 से 150 तक के क्वेश्चंस। तो ये सेट 2 हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। 101 हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शासी परिषद में सम्मिलित है। पहले तो हम ये देखते हैं कि नीति आयोग होता क्या है। नीति आयोग NITI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले जो है योजना आयोग होता था, उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अब इसकी शासकीय जो परिषद होती है उसमें कौन होते हैं, अब हमें ये देखना है। उसमें एक तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये फर्स्ट वाला सही है। सेकंड है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होते हैं, लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं होते। उसमें दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जो कि अब ये तो स्टेट बन गया है तो ये तो हट जाएगा। तो दिल्ली और पांडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो आंसर होगा केवल ऑप्शन वाला फर्स्ट ही हमारा ठीक होगा, सेकंड ठीक नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी दल प्रणाली परिचित है। तो बतानी है कि यहाँ पर कौन सी दल प्रणाली है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या कोई नहीं। तो दल का मतलब है कि यहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो मतलब 2 से ज़्यादा है। अगर एक से ज़्यादा होती तो द्वि होती, और 2 से ज़्यादा हैं तो मीन्स यहाँ पर क्या है, बहुदलीय। बहुदलीय का मतलब यही होता है जिस देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों का महत्व होता है तो वहाँ होती है बहुदलीय पार्टी। नेक्स्ट है, इसमें सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट में कृत्यकारी है और सेकंड में शपथ या प्रतिज्ञा। तो भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है वो किस चीज़ की प्रतिज्ञा लेता है, हमें ये बताना है। भारत का राष्ट्रपति लेगा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। तो बी और डी हमारे दोनों हो गए कट। अब नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का जज। जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होगा वो क्या प्रतिज्ञा लेगा, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने का। तो हो जाएगा हमारा सेकंड का 4th। थर्ड है, संसद के सदस्य। संसद के जो सदस्य होते हैं वो प्रतिज्ञा लेते हैं कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक उन्हें निर्वहन करेंगे, मीन्स अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्वक रहेंगे। तो हो जाएगा सेकंड। लास्ट है, संघ के मंत्री। संघ के मंत्री लेते हैं कि वो सूचना की गोपनीयता रखेंगे, मीन्स सबके सामने उसे रिवील नहीं कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1। तो 3, 4, 2, 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्लैक होल। जो ब्लैक होल होता है उसकी जानकारी किसने दी थी। इसको कृष्ण छिद्र भी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में ब्लैक होल। तो ये एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र होगा, ग्रेविटेशनल जो उसका एरिया होगा, वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी से भी, कोई भी चीज़ इसके खिंचाव से बच नहीं सकती। अब जो इसकी व्याख्या की थी वो किसने की थी, एस चंद्रशेखर ने। इनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने ही चंद्रशेखर सीमा की व्याख्या की थी। इस सीमा के अनुसार क्या होता है, जो वाइट कलर के बॉनेट ड्वार्फ जो स्टार्स होते हैं उनके एक निश्चित, अगर वो अपना एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद उनके भार में वृद्धि नहीं हो सकती। ये थी चंद्रशेखर सीमा। और वही लास्ट में जब उनकी ये सीमा पूरी हो जाएगी कि जब वो अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकते तो वही बन जाते हैं ब्लैक होल। तो इसकी जानकारी दी थी एस चंद्रशेखर ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। तो ये कहा जाता है शुक्र को, वीनस। तो ये क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जो शुक्र ग्रह का आकार है और द्रव्यमान है वो पृथ्वी के समान ही है, इसी वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो चमकीला शाइनिंग स्टार है वो भी शुक्र ही है। इसे भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है। और यहाँ पर डे और नाइट, दिन और रात में जो तापमान होता है वो एक समान ही रहता है। ऐसा नहीं कि रात में कम होगा और दिन में ज़्यादा, तो दोनों का तापमान एक समान ही रहता है। और शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, CO2। 90 से 95% तक यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही पाई जाती है। नेक्स्ट है 106, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे
एक तार भेजा गया तो तार संप्रेषित होने में कितना समय लगा है? 12 मिनट का समय। और वह 6 बजे शाम को एक नगर में पहुंचा है, तो नगर का जो देशांतर है मीन्स लॉन्गिट्यूड वो क्या होगा? तो पहले हमें ये देखना होगा कि 1 मिनट में जो सुई है वो 1 मिनट में जो पृथ्वी है वो कितना घूमती है। तो हमें ये पता है कि 360 घूमती है 24 घंटे में। एक दिन का हो गया अब ये, तो हमारा ये निकल गया। एक दिन में तो 24 घंटे घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 360/24। लेकिन हमें निकालना है यहाँ मिनट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 12 मिनट समय दिया हुआ है। तो मिनट के लिए क्या करेंगे हम? इसमें 60 का और डिवाइड कर देंगे। ये तो दिन के लिए हो गया और ये हो गया मिनट के लिए। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी, 6 6 ज़ा 36 और 6 4 ज़ा, तो 1/4 आएगा हमारा कि 1/4 डिग्री घूमेगी वो 1 मिनट में। अब हमें निकालना होगा 6 बजे पहुंचा है और 12 मिनट का समय लगा है। तो अगर हम 6 बजे में से 12 मिनट को माइनस कर देंगे तो कितना बचेंगे हमारे पास? 5 घंटे 48 मिनट। अब इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, तो मिनट में इसको कैसे चेंज करना है हमें? 5 गुणा मिनट में चेंज करेंगे, 5 गुणा 60 प्लस 48, तो कितना होगा? 348। अब 348 टोटल मिनट थी और 1 मिनट में कितने डिग्री घूम रहा था? 1/4। तो इसको 4 से बस सिंपल 4 से डिवाइड कर देंगे या 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 से ही डिवाइड होगा। तो हमारा आ जाएगा 87 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये भी पूछा गया है कि पूर्वी होगा 87 में या फिर पश्चिमी होगा, तो ये होगा पूर्वी में, क्योंकि 82.5 पूर्वी में आता है ना हमारा पूर्वी देशांतर, तो ये उसी की साइड में है, तो इसी वजह से आएगा 87 डिग्री ईस्ट या फिर पूरब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अब भारत और जो पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, पहले तो वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ये पूछी जाती है, ये कौन सी रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। अब ये किस चीज़ का उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा या परवर्ती सीमा? तो ये है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक फाउंटेन जो है, ब्लैक माउंटेन, वो कहाँ पर है ये बताना है। तो ब्लैक माउंटेन है यूएसए में। इन्हें अवरोधी पर्वत भी बोला जाता है और इनका निर्माण पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल होती हैं उनकी वजह से होता है। और इनके जो अन्य पर्वतों के नाम है, एक तो उत्तरी अमेरिका में तो है, ये यूएसए में कहा है, तो नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें है नेवादा पर्वत, और भी हैं एल्बर्ट, बॉर्नर, ये सब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें मैचिंग करनी है सूची फर्स्ट को सेकंड से। नदी दी हुई है और बांध दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कोलोराडो का किससे मैच होगा, तो वो होगा हूवर। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ। अगर इसे भी हमें पता है तो हमारे सारे ऑप्शंस कट हो जाएंगे, लेकिन हम ये करके देखेंगे पहले, क्योंकि दामोदर क्या होगा? दामोदर का होगा पंचेत हिल। फिर नेक्स्ट है नील नदी। नील नदी का आएगा अश्वान, और जाम्बेजी का आएगा हमारा कैरीवा। तो आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बाब अल मंदेब। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। और ऐसे ही जैसे नेक्स्ट में पूछा गया है हॉर्मोज, तो हॉर्मोज जोड़ती है फारस की जो खाड़ी होती है और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ेगी हॉर्मोज संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट है अधिकांश मौसम की घटनाएं किससे संबंधित हैं? तो कौन से हमें मंडल से पता चलता है मौसम की घटनाओं के बारे में? तो मौसम की जो घटनाएं वो पता चलती हैं क्षोभ मंडल मीन्स ट्रोपोस्फेयर में। इसी में ही धूल, कण और जलवाष्प होते हैं, और इसी में बादल, ओला, कोहरा, ये बारिश, आंधी, तूफान, सबका इसे ही पता चलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान स्थित है अर्जेंटीना में, और ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना देश है, इसी में है पंपास घास का मैदान। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के संबंध में निम्नांकित सही है। तो पेट्रोलियम के संबंध में हमें बताना है क्या सही होगा।
मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। तो जो मध्य पूर्व मीन्स वहाँ पर कौन से आते हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब, जो ये सब आते हैं, इन सब में पेट्रोल के 60% भंडार पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट है अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार है। तो अलास्का में ये भी ठीक है कि वहाँ टेक्सास के समान ही पेट्रोलियम भंडार है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक और आयातक दोनों ही है। तो हमारा ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट है भारत मानक की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो जो भारतीय मानक समय है वो कितना होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये बताना है कि ये कौन से प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ये मैंने इसकी ट्रिक कल ही अपलोड की है, तो आप उस ट्रिक को ज़रूर देख सकते हैं कि उस ट्रिक से हम कैसे इन 5 स्टेट्स को लर्न कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से 5 होंगे? यूपी होगा, एमपी होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा होगा हमारा, और आंध्र प्रदेश होगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है, आंध्र प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, इससे नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? जो नर्मदा घाटी है वो स्थित है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रभावित होती है। तो कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो कर्नाटक से तो निकलेगी, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर फिर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें पूछा है कि वो कौन से राज्यों से प्रभावित होती है? तो केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत का लगभग 2/3 तो कोयला पाया जाता है। जो भारत का लगभग 2/3 कोयला है वो पाया जाता है दामोदर घाटी में। और इसमें कौन कौन सी जगह आएंगी? रानीगंज, झरिया, मेनली ये होंगे, और करणपुरा। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा होती है उससे कौन से राज्य की होती है? तो जो हमारा ईस्ट ये होगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये ईस्ट। तो ये जो उत्तर पूर्वी से जो बारिश होती है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट पे होती है? तो वो होती है तमिलनाडु पे। यहाँ पर 50 से 60% जो बारिश है वो नॉर्थ ईस्ट का जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसी की वजह से होती है। नेक्स्ट है धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानाएँ होती हैं वो किससे बनी होती हैं? धारवाड़ जो तंत्र की चट्टानें होती हैं वो बनी होती हैं परतदार चट्टानों से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। दुलहस्ती, चिनाब, दुलहस्ती नहर जो है वो ये चिनाब में है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर सतलज पर, ये भी ठीक है। लेकिन जो नागार्जुन सागर है वो गोदावरी पर नहीं है, वो किस पर है हमारा? ये है कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर जो आएगा वो आएगा कृष्णा नदी पर, और उकाई है ताप्ती पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इसमें मैच नहीं है। नेक्स्ट है भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान मीन्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो हमें इसका उद्देश्य देखना है, खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना या खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, राज्य सरकार को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करना। तो जो जिला खनिज प्रतिष्ठान होता है उसका कार्य होता है जो भी खनिज कार्य से प्रभावित लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना। ये एक एनजीओ के टाइप में कार्य करता है, इसीलिए ये लोगों को लाभ देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट है भारत में कोर इंडस्ट्री क्या है? तो कोर इंडस्ट्री होती है जो फर्स्ट वर्ग के आते हैं हमारे उद्योग, उन्हें कहा जाता है कोर उद्योग। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? विद्युत भी आएगा, कोयला भी आएगा, पेट्रोलियम भी आएगा। तो इनमें सभी आ जाएगा, और भी आते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा, लोहा इस्पात, ये सब, टेलीफोन वगैरह ये सब। और इनका जो विकास हुआ था ये कब शुरू हुआ था? 1854 ईस्वी में, 1854 में। और जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था मीन्स पंचवर्षीय योजना जो थी फिफ्थ, उसमें मेनली जो है वो उद्योगों पर ही बल दिया गया था। ये भी हमें याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कथन हमें दिया गया है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। तो ये ठीक है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें जो अनुसूचित जाति है के लोग हैं वो बहुत ही कम हैं।
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। ये भी इसमें ठीक है कि वहाँ पर कृषि का प्रतिशत जो है वो भी कम है। तो हमारे ये दोनों ही ठीक हैं, पर इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपस में कुछ भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर जाति की बात की गई है और यहाँ कृषि की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ही सही हैं, बट आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। ये उन्हें दिया जाता है जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसमें कमी होती है या उसकी रोकथाम की जाती है। और इस पुरस्कार में क्या मिलता है, एक तो 2 लाख रुपए की नगद राशि मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। जो प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं वो कौन सा माना जाता है, तो वो होता है लाइकेन और मॉस। लाइकेन और मॉस पर्यावरण के अच्छे सूचक हैं। इसमें क्या होता है कि ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जब एयर में SO2 बढ़ने लगती है तो ये लाइकेन और मॉस जो है वो कम होने लगते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था 16 सितंबर 1987 को। तो इसी वजह से, और ये ओजोन परत की रक्षा करने के लिए ही हुआ था जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में बनाया जाता है। अब जो ये 2021 में ओजोन दिवस आने वाला है, इसके लिए जो थीम रखी गई है ये है ओजोन फॉर गुड लाइफ, और मेन है 36 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर। तो ये आएगा 36 ईयर, इसमें मेन याद रखना है 36 ईयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्ययन जोड़ा गया था। तो कौन सा ऐसा इकोनॉमिक सर्वे था जिसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में जोड़ा गया था, तो वो था 2011 और 12 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था, इसमें फर्स्ट टाइम जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले जो एजेंडा 21 है उसके बारे में हमें बताना है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, ये ठीक है। सेकंड है, 2002 में जोहान्सबर्ग में कुछ धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जो वर्ल्ड समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इसकी उत्पत्ति उससे हुई। तो ये गलत है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो 2002 वाले से नहीं हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी जो 1992 में रियो दी जेनेरियो, इसमें जो ब्राज़ील में जो हुई थी अर्थ समिट, इसमें इसकी उत्पत्ति हुई थी एजेंडा 21, उसमें इसके बारे में बोला गया था। तो हमारा सेकंड हो जाएगा रॉन्ग, फर्स्ट हो जाएगा ट्रू। तो आंसर हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य चरकुला भी है, दादरा भी है, कर्मा भी है, लेकिन जो मुरिया है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जो मेनली प्रथम स्थान पर है वो किस किस पर है, गेहूं के लिए है, गन्ना के लिए है और आलू के लिए है। और जिस टाइम पे ये जब पहले का क्वेश्चन होगा तो ये जब जौ भी था, लेकिन अब जो अगर बिल्कुल करंट में पूछा जाएगा तो ये जौ के लिए जो है अब राजस्थान है फर्स्ट पर, और चावल के लिए है पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो आंसर होंगे वो बी और डी दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों में ही प्रथम स्थान पर नहीं है, केवल गेहूं, गन्ना और आलू में है, जौ और चावल में नहीं है। इनमें दोनों में ही सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर। तो जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है वो संत कबीर नगर में नहीं है, वो कहाँ पर है, भागलपुर में। तो हमारा ए वाला ही रॉन्ग हो जाएगा। और भारतीय पशु संस्थान जो है ये बरेली में है, पक्षी सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी भरतपुर में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। नेक्स्ट है, अब मैचिंग है इसमें भी, नेक्स्ट में इसमें मैच करना है कि पारंपरिक कला या शिल्प दी हुई है और उससे रिलेटेड स्थान। तो मिट्टी के बर्तन, सबसे इजी यही वाला है। मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनते हैं, खुर्जा में। तो ए का हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, कास्ट
नक्काशी, ये कहाँ पर होती है? सहारनपुर में। फिर हो जाएगा 4। कास्ट पादुका, जो खड़ाऊ होती हैं मतलब चप्पल टाइप, वो कहाँ पर बनती हैं? ये बनती हैं पीलीभीत में, तो इसका हो जाएगा 3। और जरी, जरी का वर्क होता है बरेली में, तो हमारा हो जाएगा 2 4 3 1। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सम्मिलित करना है, तो इसमें भी मैचिंग करनी है। यहाँ पर जिले दिए गए हैं और इधर खनिज दिए गए हैं। तो सोनभद्र में हमें देखना है कि सोनभद्र में कौन सा होगा। तो सोनभद्र में होता है चूना पत्थर, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। सोनभद्र में चूना पत्थर, ललितपुर में आएगा तांबा और प्रयागराज में सिलिका वॉर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी 2 3 एंड 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सांख भरी देवी मेले का आयोजन होता है? तो जो सांख भरी देवी मेला है उसका आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। और ये कहाँ पर कब किया जाता है? नवरात्रि के उत्सव पर इसका आयोजन सहारनपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में बन रहा है नया नॉलेज पार्क। तो ये है जो नया वाला बन रहा है वो है ग्रेटर नोएडा में। और लखनऊ में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। और वाराणसी में है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान। नेक्स्ट है, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है ये भी नोएडा में ही स्थित है। और इसकी जो स्थापना थी 1974 में की गई थी, बट 1995 में फिर इसका नाम राष्ट्रीय बीवी गिरी रख दिया गया, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे इनके नाम पर। इसमें मेन ये है कि जो भी श्रम संबंधी मामले होंगे उन पर प्रशिक्षण, एजुकेशन, प्रकाशन, ये परामर्श, ये सब दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब दोनों थे, लेकिन जो मेन नेता थे वो थे नाना साहब। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो कुंवर जगजीत सिंह थे वो कहाँ के थे? ये थे हमारे बिहार के, या कुंवर सिंह भी लिखा आ सकता है, तो ये थे बिहार के। और ऐसे ही बहादुर शाह दिल्ली के थे। और नाना साहेब हो गए हमारे कानपुर के, तात्या टोपे भी कानपुर के, और बेगम हजरत महल लखनऊ की, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या में कुल गांव की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताना है कि जो यूपी की टोटल जनसंख्या है उसमें से रूरल एरिया मीन्स गांव की जो जनसंख्या है वो कितने परसेंटेज है? तो वो है 77.7%। नेक्स्ट है, नीति आयोग में नीति का क्या तात्पर्य है? तो ये बताया था कि नीति की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। ये हम लिखते हैं NITI। तो एन से हमारा होगा नेशनल, फिर होगा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन होता है? तो जितने भी वित्तीय से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं तो उसमें जो सरकार का सलाहकार होता है वो होता है RBI। और RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो जो PC महालनोबिस था उनका नाम जुड़ा हुआ है द्वितीय योजना से। ये कब से कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, 5 साल के लिए चली थी क्योंकि पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें जो है क्षेत्रीय मॉडल, इन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? सनराइज उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो अब धीरे धीरे उभर कर आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सनराइज उद्योग। अब इसमें कौन से ऐसा उद्योग है जो अब उभर कर ज़्यादा आ रहा है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ऐसे ही स्वास्थ्य और चिकित्सा, इन सब से रिलेटेड भी ये भी सनराइज उद्योग में ही आएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आता है इसको जारी करता है UNDP। तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों को ही शामिल किया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सेकंड से इसमें मैच करना है।
सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में। तो ये हो जाएगा 3। साक्षर भारत मिशन, ये आया था 2009 में। तो इसका हो जाएगा 4। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आया था 1987 में। फर्स्ट राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये आया था 1988 में। तो इसका हो जाएगा 2। तो हमारा हो जाएगा 3, 4, 1, 2। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में निम्नांकित में से कौन सा मद मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है? तो जो इंपोर्ट की जाती हैं चीज़ें, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है? तो वो है पेट्रोल और पेट्रोल के जो पदार्थ, मीन्स पेट्रोलियम वगैरह ये सब। क्योंकि जो सबसे अधिक मुद्रा है वो भारत को आयात करने में पेट्रोल पर ही खर्च करनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा यही मंगाया जाता है। ये कितना मंगाया जाता है? 27.42% जो पेट्रोल है वो आयात किया जाता है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हमें बताना है कि किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। तो वो मेरे से पहले आंसर ही भूल गया था, तो वो सबसे पहले इसका आएगा कि उत्तर प्रदेश की में जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो स्त्रियों का प्रतिशत है 48.46%। तो जो जनगणना है उससे रिलेटेड हमारे 3-4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आने हैं। तो जनगणना से रिलेटेड सारा आपको डेटा अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? तो जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना की गई थी 1944 में अमेरिका में, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भी कोई चीज़ का दोबारा निर्माण किया जाएगा तो उसके लिए लोन देना। तो ये सभी देशों को लोन ही देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से सुगम्य भारत अभियान का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जो सुगम्य भारत अभियान है इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दिव्यांग व्यक्तियों को सुगम्य भौतिक वातावरण उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। और दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन देना, ये पेंशन नहीं देता है उन्हें। एक तो वातावरण अच्छा उपलब्ध कराता है और उन्हें मतलब संचार परिस्थिति तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये मासिक पेंशन नहीं देता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो जो कोस्टा रिका उपागम है वो होता है जो सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा ना किया जा सके। तो कुछ ही ऐसे होते हैं जो सैन्य बल को नहीं रखते हैं जिससे कि ज़्यादा खर्च ना किया जा सके। तो इसको बोलते हैं कोस्टा रिका उपागम। आज के हमने अभी 50 क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारा सोशल स्टडीज़ का सेट 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इन क्लासेस की PDF को लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।